हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में हम 97 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 98 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है कि एक सीरीज़ दे रखा है 1² प्लस 2² डैश 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 प्लस 9² इक्वल टू 285। तो आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन दे रखा है 0.99 का स्क्वायर। ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 11/100 को हम 0.11 लिख सकते हैं ना। सेम मैंने क्या कर दिया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 0.11 को 11/100 का स्क्वायर लिख दिया। ऐसे ही सबको लिख देंगे, इसको 22/100 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे क्या लिख देंगे, इसको 99/100 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। देखिए इसका नेक्स्ट लाइन क्या होगा। अब मैं क्या करूँगा, सब में से 1/100 का स्क्वायर जो है ये कॉमन ले लूँगा। ये जब कॉमन ले लूँगा मैं तो अंदर क्या बच जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ये बच जाएगा 99 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से क्या किया, देखिए सब में 100 का स्क्वायर है ना, सबके डिनोमिनेटर में 100 का स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच जाएगा, बस न्यूमरेटर बच जाएंगे हमारे। यहाँ 11, यहाँ 22 का स्क्वायर, यहाँ 99 का स्क्वायर। तो वही चीज़ मैंने आगे लिख दी। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर से देखिए 1/100 का स्क्वायर एज इट इज़ लिखिए। इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 11 लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर। प्लस ऐसे ऐसे करके क्या लिख सकता हूँ, 99 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 11। ठीक है, इसका स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना। कि देखिए 22 को 11 दूनी 22, ऐसे 33 होगा तो 3 × 11 99 होगा तो 9 × 11 लिख दिया। अब इसकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, देखिए 1/100 का स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में मैं क्या करूँगा, देखिए सब जगह आपको 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हर जगह मिला। तो जैसे मैंने 1/100 का स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ से 11 के स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा। जब 11 के स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं एक ही। अगर यहाँ पर 2 बचा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बचेगा, 11 का स्क्वायर जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जाना माना चीज़ लग रहा है, 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 9²। ये क्या है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं ये कि 1² प्लस 2² प्लस 9², इसकी वैल्यू 285 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ वैल्यू लिख देंगे। तो ये क्या बचा, 1/100 का स्क्वायर इंटू 11 × 121 इंटू ये वैल्यू क्या दे रखी है, ऊपर देख लीजिए, ऊपर दे रखा है 285। तो ये हो जाएगा 285। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 285 में 121 का मल्टीप्लाई करना है। कर लीजिए मल्टीप्लाई, देखिए कितना आता है, 1×5 = 5, 1×8 1 2 2, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 2×8 = 16, 1 17 और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5। फिर 1×5 = 5, 1×8 1 2 2, ये कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 8 और 0 8, 7 2 9 5 14, 4 हासिल 1 और 8 5 13 1 14 और ये हो जाएगा 2 1 3। ये हो जाएगा 344 85। ये हो गया आपका 344 85 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर का मतलब एक लिख के 4 0, 1 2 3 4। अब क्या होगा, ऊपर इसको लिखेंगे, नीचे 4 0 है तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट राइट साइड से आप 4 पॉइंट काउंट करेंगे, उसके बाद एक दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3.4485। ठीक है, तो ये आप जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, ये वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए कैसे मैंने किया इसको। मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख लिया, एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन को लिख लिया।
उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला चीज़ अप्लाई किया कि 11/100 को हम लिख सकते हैं 0.11, तो ऐसे ही 0.11 दे रखा है तो इसको मैंने लिख दिया 11/100। यहाँ पे 11/100 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 22/100, ऐसे ही करके 99/100 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से मैंने क्या किया, 1/100 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 11 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, लास्ट में 99 का स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, अंदर 11 का स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, 22 को मैंने लिख दिया 2 × 11, 11 2 22 ही तो होता है, तो ऐसे लिख दिया इसको, ऐसे 99 को लिख दिया 9 × 11 का स्क्वायर। यहाँ सबसे मैंने 11 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1 का स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर, आगे वाला 3 का स्क्वायर, और लास्ट में 9 का स्क्वायर। ये हमारे दे रखा था क्वेश्चन में, कितनी इसकी वैल्यू 285। इन सबको मल्टीप्लाई करके और हमने 10,000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये आंसर निकल आया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक राशि जो है साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब सबको एक फार्मूला मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट भी बोलते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, और ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन धन ब्याज। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक राशि साधारण ब्याज हो रही है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। साधारण जो ब्याज होता है वो क्या होता है, मूलधन को P इंटू रेट, मतलब दर, इंटू T/100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है आपका साधारण ब्याज। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो क्या दे रखा है, साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, मतलब अगर प्रिंसिपल में मूलधन अपना P मानता हूँ तो 10 वर्षों में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, ये 2P हो जाता है। ठीक है, कितना था पहले, P था, और ब्याज कितना हुआ, ब्याज कैसे निकालोगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय दे रखा है 10/100। कैसे लिखा मैंने, हमको पता है ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर समय दे रखा है 10 वर्ष, और हमारा मूलधन हमको पता है P है, और हमको पता है कि 10 वर्ष बाद हमारा मिश्रधन क्या हो रहा है, दोगुना हो जा रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है दोगुना हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे 2P लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे P का मतलब मूलधन है हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये 2P में से P माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा P। राइट हैंड साइड में क्या बचा, R, और 10 दाम में 100, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, R/10 हो जाएगा। अब यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो R आया निकल के वो 10 आया, मतलब R क्या था, दर था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये हमारा 10% आ गया। मतलब पहले वाले इक्वेशन से हमको 10% का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब वही कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से, कितने वर्षों में उसी ब्याज दर से, कौन सा ब्याज दर, जो अभी मैंने पहले वाले से निकाला था 10% आया था, दर से 3 गुना हो जाएगा। चलिए फिर सेम फार्मूला लगा लीजिए। सेम फार्मूला में क्या होगा, अब क्या कह रहा है, ये 3 गुना हो जाता है, मूलधन का 3 गुना हो जाता है। पहले P था और दर हमको पता चल गया है, मूलधन हमको पता है P, दर कितना है 10, और हमको T पूछ रहा है अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय, इसमें समय हमसे पूछ रहा है, बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3P में से P माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2P इक्वल टू P इंटू T, 10 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या हो गया, यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20, मतलब 20 सालों में हमारा 10% ब्याज दर से हमारा जो मूलधन होगा वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, कौन सा है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 मीटर व्यास वाले, यहाँ पे 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये कह रहे हैं कि ये हमारा एक वृत्ताकार मैदान है, इसका जो व्यास है ना, ये जो व्यास है ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर ये व्यास दे रखा है, तो अगर व्यास 80 मीटर दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, मतलब जो त्रिज्या होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। यहाँ पर डायमीटर क्या रखा है, 80 दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 40। ठीक है,
अब इसके अंदर एक वर्गाकार मैदान बनाना है, वर्गाकार खेल का मैदान बना है, उसका अधिकतम क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्गाकार मैदान आप कैसे बनाओगे कि इसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा? देखिए वर्गाकार मैदान आपका इस तरीके का कुछ बनेगा, कलर चेंज करते हैं। वर्गाकार मैदान इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है। ये आपका वर्गाकार मैदान अगर ऐसे बनता है तो ही इसका क्षेत्रफल जो होगा वो अधिकतम होगा। इसकी खास बात ये होगी ना कि वर्गाकार मैदान का जो विकर्ण होगा ना, ये जो विकर्ण वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, ये वृत्त के व्यास के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वर्गाकार मैदान में ऐसे बन रहा है वृत्त के अंदर, तो इसका जो ये विकर्ण होगा ये एग्जैक्टली सेम होगा जो हमको दे रखा है वृत्त का व्यास। ये वृत्त का व्यास पे ही ऐसे अगर विकर्ण लेकर के आप वर्गाकार मैदान बनाओगे तो ही इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम होगा, और केसेस में इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम नहीं होगा। तो इसलिए इस विकर्ण की लंबाई 80 हो जाएगी, ठीक है। इस विकर्ण की लंबाई 80 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको वर्ग मिल गया, इस वर्ग का विकर्ण हमको पता है, ठीक है। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए वर्ग हमको पता है विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, तो ये अगर 80 है तो दूसरा वाला विकर्ण भी क्या होगा? 80 होगा, ठीक है। 80 होगा। अगर ये को विकर्ण 80 है तो दूसरा वाला भी 80 ही होगा, ठीक है। तो अगर ये 80 है, ठीक है, तो इसका आधा कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। क्योंकि जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करते हैं? परस्पर 90 डिग्री पर बराबर भागों में बांटते हैं। तो मतलब पूरा अगर 80 है, मतलब विकर्ण की अगर पूरी लंबाई 80 है, तो अगर मेरे को आधा केवल ये निकालना है तो ये कितना होगा? ये 40 होगा। ऐसे ही दूसरे वाले केस में भी पूरा 80 है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो अगर केवल मेरे को ये वाली चीज़ निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और आपके पास पता है आपको प्रॉपर्टी कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये आपका क्या बन गया? ये देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ठीक है। मतलब ये 40, ये 40, तो ये आपका लंब हो जाएगा। ये अगर आधार है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा ना, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। सबको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे लगता है ना कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होता है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अगर ये 40 है, ये 40 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? कर्णी में 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। अब ये आपकी भुजा मिल गई, मतलब वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा आई वो कितनी आई? कड़ी में 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 1600 प्लस 1600, ये कितना हो जाएगा? कड़ी में 3200, ठीक है। वर्ग की भुजा हमको मिल गई, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा क्या दे रखा है? कड़ी में 3200 दे रखा है। इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो कड़ी का जब स्क्वायर करते हो तो कड़ी हट जाता है, तो केवल अंदर वाला बच जाएगा 3200 स्क्वायर मीटर, ठीक है। मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा? 3200 स्क्वायर मीटर आएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे किया मैंने इसको। मैंने एक सिंपल एक वृत्त बनाया, यहाँ पे एक वृत्त बनाया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल कब मैक्सिमम होगा? जब इसका एक विकर्ण जो होगा वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ग बना लिया है, ठीक है। और इसके विकर्ण की लंबाई जो है वो वृत्त के व्यास के बराबर होगी, जो 80 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है। और हमको पता है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पर बराबर भागों में काटते हैं। तो अगर पूरे विकर्ण की लंबाई 80 है तो केवल अगर आधे पार्ट निकालोगे तो 40 होगा, तो ये 40, ये भी 40, तो ये हमारा क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसकी लंबाई और ऊंचाई दे रखी है। तो आपकी कर्ण निकल जाएगा जो वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग की भुजा हमारी कितनी आई? 3200, कांडी में 3200, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। जब भुजा का स्क्वायर करोगे तो कांडी हट जाएगा, आ जाएगा आंसर आपका 3200। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, तो पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या हो? सबसे पहले मैं आपको दूँ पाई आलेख क्या होता है। पाई आलेख ऐसे होता है, ठीक है। एक सर्कल बना होता है, इसी में सारे एंगल्स बने होते हैं, इस तरीके के ग्राफ बना होता है, इसको हम बोलते हैं पाई आलेख, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ पाई आलेख बनता क्या है। तो जितने भी आंकड़े दिए हैं ना, पहले देखा पूर्णांक देख लीजिए, 240 अंकों का पूर्णांक है। तो अगर इसको आप पाई में बनाओगे तो 240 अंकों के लिए पूरा पाई जो बनेगा वो 360 डिग्री का होगा। कैसे? क्योंकि जो सर्कल होता है ना, सर्कल के
जो सर्कल होता है पूरा ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का सेंटर पे। मतलब पूरे अंक को 240 का पूर्णांक जो है इसको रिप्रेजेंट अगर करोगे तो 360 डिग्री से रिप्रेजेंट होगा। तो बस आपसे ये हमको पता चल गया कि 240 अगर नंबर हमको दिखाने हैं इस पूरे सर्कल पे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमसे पूछ रहा है 52 अंक अगर अर्जित किए हैं उसने, 52 अंक अर्जित किए तो कितना बनेगा। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 240 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 गुणे 52 बट्टे 240। इसको देख लेते हैं कैसे कटेगा। 0 0 कट गया, आपके पास बच गया कितना, 36 गुणे 52 बटे 24। ये कितना होगा, हो जाएगा 4 सके 24, 4 नवा 36। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9 और ये 26 बार में कट जाएगा। आपका बच गया 3 गुणा के 26, ये हो जाएगा 78 डिग्री। ठीक है, मतलब जो 52 अंक अगर मिलेंगे तो इसको पाई में 78 डिग्री आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या लगाया था मैंने चीज़, सिंपल सी एक लाइन लिखी कि हमको पता है कि जितना पूर्णांक है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 360 डिग्री का कोण बनेगा सेंटर पर। मतलब सर्कल जो होता है वो पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए 360 डिग्री बनाता है। तो हम देख लेते हैं कितना इसको मिला, 52 अंक ही मिले 240 में, तो इसमें कितना बनेगा, इस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि p का p परसेंट 36 हो तो p बराबर होगा। मैंने आपको कई बार बोला है जब भी का हो, का मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन समझिए। तो क्या करिए इसको, p का मतलब मल्टीप्लिकेशन, p परसेंट का मतलब कभी भी परसेंट में दिया उसको नंबर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं बोलूँ 25%, इसका मतलब 25 बट्टे 100। ठीक है, तो वही मैंने किया, p का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, p परसेंट का मतलब p बटे 100, ये दे रखा है 36। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 3600। 3600 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60 गुणे के 60। ठीक है, ये p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √60 गुणे 60। अंडर रूट से जब कोई भी चीज़ पेयर में मिलता है, युग्म में मिलता है, जोड़े में, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है तो ये 60 हो जाएगा। तो p की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 60। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ से आपका निकल के आएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2352 को हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z, तो हमसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बता रहा है। तो इसमें क्या करना होगा, आपको दिख रहा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको x y और z की वैल्यू पता हो। तो आपको कैसे पता होगा, यहाँ पे हिंट भी आपको दे रखा है कि 2 इंटू 3 इंटू 7 है। मतलब ये 2352 है ना, उनको आप 2, 3 और 7 के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, चलिए देखते हैं। 2352 को आप क्या करिए, फैक्टर निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब कितनी बार में जाएगा, 7 चलेगा 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना, 3 चौको 12, 3 नवा 27, ये 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ये कितना लिखा, कितना हो रहा है देखिए, इसको लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है ना, 1 2 3 4, 3 कितनी बार में, एक बार में, और 7 कितनी बार है, 2 बार, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 7 2 बार है, 3 एक बार है, तो कितनी बार हुआ, इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। मतलब जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2352 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। अगर इसको हम कंपेयर करें 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z से, तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, देखिए वैल्यू ये आएंगी ना, x की जगह 4 है, y की जगह 1 है, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, 3 को केवल 3 की पावर 1 लिख दीजिए तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। तो आपसे क्या पूछ रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन मैंने सही किया होगा तो आपका करेक्ट आंसर 7 होगा। ठीक है, कैसे किया मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ।
2352 का मैंने क्या किया, फैक्टर निकाल लिया। पहले 2 से डिवाइड किया, देखा 2 से 4 बार में डिवाइड हो रहा है, फिर उसके बाद 3 से 1 बार में डिवाइड हो रहा है, फिर 7 का 2 बार में हो रहा है। इसको मैंने ऐसे लिया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। इसको मैंने कंपेयर कर लिया 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z से। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4, y की वैल्यू 1 और z की पावर 2। तो हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 2 6 1 7। हमारा करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 के समभाजकों की संख्या बताइए। अब 100 है, 100 को कैसे लिख, 100 जो होता है किससे किससे डिवाइड होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से देखते हैं, 2 से डिवाइड होगा बिल्कुल होगा 50 बार में। ये 4 से होगा 25 बार में बिल्कुल होगा। 5 से भी होगा 20 बार में। क्या 10 से होगा बिल्कुल होगा 10 बार में। फिर ये 10 से 20 के बीच में केवल 20 से डिवाइड होगा 5 बार में। फिर ये 25 से होगा 4 बार में। फिर ये 50 से होगा, और फिर ये कितनी से होगा 100 से होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपके 100 के समभाजकों की संख्या होगी। अब मैंने 100 के सारे जो डिविजर्स वो लिख दिए, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से, 100 से। अब इसमें देख लीजिए सम कितने हैं। बाकी मेरे को लगता है 5 अगर छोड़ देंगे, 5 एक विषम संख्या है और 25 एक विषम संख्या, इन दोनों को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी सारे सम इसके डिविजर थे। कौन कौन से बचे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया, 100 को भी यहाँ पे डिवीजर इंक्लूड किया, ये ध्यान रखिएगा। 100 को अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो केवल आपका आंसर 5 होगा। लेकिन पूछ रहा है ना कि 100 के समभाजकों की संख्या, तो मैं बोलूँगा कोई नंबर है अगर 100, तो 100 खुद से भी तो डिवाइड है, तो भी तो एक भाजक होगा उसका। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे कौन कौन से बचे हैं, बच गए 1 2 4 10 20 50 और 100। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये 100 के समभाजकों की संख्या पूछ रखा था, तो ये आ गया 6। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर वाले भुजा के किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको, देखिए घन आपका ऐसा होता है, इस तरीके की आकृति को घन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वाला एक बड़ा भुजा है, उसके बड़ी भुजा वाला कोई घन है, उसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे कितने घन काटे जा सकते हैं। तो कितना काट सकते हो, मान लो 15 सेंटीमीटर वाला जो घन होगा उसका कुछ आयतन होगा, मतलब उसकी कुछ कैपेसिटी होगी। उसका आयतन लिख लीजिए बड़े वाले का, और छोटे वाले का जो आयतन निकाल लीजिए, छोटे वाले का आयतन। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ घन। क्यों ऐसा किया, क्योंकि बात बताइए, बड़ा वाला घन है, इसकी कुछ अपनी कैपेसिटी है। ठीक है, इसकी कुछ कैपेसिटी है, इसका कुछ अपना एक आयतन है। तो जो छोटा वाला जो घन होगा वो भी तो पूरे वाले आयतन के बराबर ही होगा। अगर छोटे छोटे कितने, मान लीजिए कि 10 टुकड़े इसके अगर हम काट रहे हैं छोटे छोटे, तो टोटल का जो आयतन होगा और 10 टुकड़े का जो आयतन होगा वो सब बराबर ही तो होंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, बड़े वाले का आयतन निकालो, डिवाइड कर दो छोटे वाले आयतन से, तो जो नंबर आएगा वो आ जाएगा आपका टोटल नंबर आप घन में वो डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, बड़े वाले का भुजा का क्यूब होता है, आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, ए क्यूब। तो क्या हो जाएगा, भुजा 15 दे रखा है, 15 गुणे 15 गुणे 15, ये बड़ी वाली घन का आयतन हो गया। छोटे वाले घन का आयतन कैसे निकालोगे, इसको 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जा रहा था, इसका आयतन क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये देखिए 5 बच 5 में सब कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, कितना बच गया, 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 125। मतलब 5 सेंटीमीटर भुजा, जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से अगर काट रहे हो आप, तो बड़े वाले घन को कितने भागों में आप काट सकते हो, 125 भागों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। इसमें कुछ नहीं करना था, बस बड़े वाले घन का आयतन निकालना है, उसको डिवाइड कर देना है छोटे वाले घन के आयतन से, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ इस केस में हमारा आंसर 125 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बहुभुज की अंतः कोणों का योग 2160 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कल ही के क्वेश्चन में बताया था कि बहुभुज का जो अंतः कोण का जो योग है वो 2160 डिग्री है। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, मैं बताता हूँ एक फार्मूला याद रखिए कि बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, अगर n नंबर अब भुजा है, बहुभुज में n भुजा है, तो उसके अंतः कोणों का जो योग होता है n-2 इंटू 180। ये आपको दे रखा है कितना, 2160। आपको n निकालना है, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे निकालोगे, n-2 इक्वल टू 2160 बट्टे 180, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 के 18 और 36 बार में ये कट जाएगा, 3 12 बार में ये कट जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 14।
इसको कैसे किया मैंने, बस एक आपको फार्मूला याद रखनी है कि बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है जिसकी n भुजाएं n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या दे रखा है, इसके अंतः कोण की वैल्यू जो दे रखी है वो 2160 डिग्री दे रखी है। हमने n यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछ देता है कि अगर पूछ देगा कि n की वैल्यू अगर 5 है, पंचभुज है, तो उसके अंतः कोण का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल n की वैल्यू रखिए, आपका आंसर निकल गया। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।